और सबसे पहले हमारे प्राचार्य और हमारे एचओडी बिंदु वेलसार जी का अभिवादन करते हुए मैं व्याख्यान की ये जो श्रृंखला जो शुरू करने जा रही हूँ। आज हमसे जुड़े हैं एक ऐसे शख्स जिनके नाम ही हमारे लिए प्रेरणा है। इधर हम केरल के लिए मृदुला जी सुपरिचित है। आपकी हरी बिंदी तो हमारे सेकंड लैंग्वेज के यानी कि सभी बच्चों के सिलेबस पुस्तक में है। काफी सालों से ये हरी बिंदी यहाँ के पुस्तक में है, तो बच्चे तो आपको खूब जानते हैं और आपके रचनाओं पर इतने सारे शोध यहाँ चल रहे हैं। और जैसे कि स्त्री मन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न उनके जीवन के संघर्षों को उसकी यथार्थ समय या यथार्थ शैली में प्रस्तुत करने में सबसे आगे है मृदुला जी। और इसलिए हम सब बेकरारी से आपके वक्तव्य का इंतजार कर रही थी। आज आपसे जुड़ पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक रचनाकार होने के नाते आपने गद्य की सभी विधाओं पर अपनी जो सक्षमता जो है आपने तो पेश किया है कि हमारे सहृदय साहित्य प्रेमियों के आगे। और उपन्यासकार होने के साथ साथ एक नाटककार के रूप में भी आपने अपना सशक्त जो योगदान जो है हिंदी साहित्य को दिया है। और आज का वक्तव्य भी इसी तरह रचना के जो रचनाकार के रूप में या उपन्यासकार के रूप में, उसके बाद नाटककार के रूप में आपकी रचना संघर्ष जो है उस पर है। तो सबसे पहले हमारी ये जो व्याख्यान श्रृंखला के औपचारिकतावश आपका विस्तृत परिचय देने के लिए हमारे पीजी हिंदी की छात्रा हरिता को मैं बुलाना चाहूँ। हरिता। यहाँ मौजूद सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महिला महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित व्याख्यान माला का आज 26वीं व्याख्यान है। आज हमारे बीच व्याख्यान देने के लिए उपस्थित है हिंदी साहित्य के मशहूर लेखिका मृदुला गर्ग जी। आप समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। आधुनिक जीवन के बदलते माहौल में परंपरागत नैतिक मूल्यों का विघटन, सामाजिक रिश्तों का खोखलेपन, यौन जीवन की विसंगतियां, पुरुष निरपेक्ष समाज में नारी की मानसिकता, बलात्कार का मनोवैज्ञानिक अंकन, उच्च वर्गीय अत्याधुनिक जीवन की विसंगतियां और प्रवासी भारतीयों की मानसिक स्थितियों का वर्णन आदि जीवन की विभिन्न पहलुओं का अंकन उन्होंने अपने साहित्य में की है और हिंदी कथा साहित्य के लिए एक नई जमीन प्रदान की है। और आपकी भाषा बहुत संगत है, बहुत सार्थक है और इसमें सादगी है और रवानगी है और क्रांतिकारी भावना भी है। और आपकी उपन्यासों को अपनी कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति मिली है। और आपकी कहानियों एवं उपन्यासों का अनेक भारतीय भाषाओं में और इसके अलावा अंग्रेजी में, जापानी में, जर्मन में और अनुवाद भी हुआ है। और आपकी प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार है, उसके हिस्से का धूप, वंशज, चित्त कोबरा, मैं और मैं, गुलाब, मुसलमान आदि। और उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह इस प्रकार है, कितनी कैदे, टुकड़े टुकड़े आदमी, शहर के नाम, हरी बिंदी, मेरे देश की मिट्टी आहा, ग्लेशियर से समागम। और हरी बिंदी केरला यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल भी है। और नाटक इस प्रकार है, एक अजनबी, जादू का कालीन, तीन कैदे आदि। और उनके लेखक संग्रह इस प्रकार है, रंग रंग, चुकते नहीं सवाल, कर लेगे सब हजम। कर लेगे सब हजम जो है वो आपकी व्यंग्य संग्रह है। और आप बहुत सारे पुरस्कारों से विभूषित लेखिका है, जैसे कि कितनी कैदे के लिए 1972 में कहानी पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार, गुलाब के लिए 2004 में बिरला
बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान और उनके आपके पहला उपन्यास आपके किसी की दुख के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य परिषद सम्मान और जादू की कालीन नामक नाटक के लिए सेठ गोविंद दास पुरस्कार, इस प्रकार बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा भी हुई है। और तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के एक ऐसी महान हस्ती आज हमारे सामने उपस्थित है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं आज सहर्ष और सादर आप इस व्याख्यान में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हरिदा, आपने बहुत विस्तृत परिचय ही दिया है। मृदुला जी, अब हम हमारा व्याख्यान शुरू करेंगे और आपको हमारी इस व्याख्यान माला में हम सादर स्वागत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ, सुन पा रहे। मैं प्रधानाचार्य अरविंद कृष्णन, विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिंदु वलसार और समन्वयक डॉक्टर शबाना हबीब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये तिरुवनंतपुरम में छात्रों से बात करने का मौका का अवसर दिया है। आप जैसे सब जानते ही हैं, मेरे व्याख्यान का शीर्षक है नाटक में उपन्यास और उपन्यास में नाटक। ये शायद आपको शीर्षक भी मुझे समझाना चाहिए कि मेरा मतलब क्या है। मैंने हर विधा में लिखा है, मगर जो मेरी प्रमुख विधाएं रही हैं गद्य में, वो उपन्यास और नाटक हैं, कहानी के अलावा। कहानियां तो बहुत लिखी हैं मैंने, उपन्यास भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं, मगर उपन्यास ज्यादा लिखे हैं। अभी जो परिचय में उपन्यास बतलाए मेरे, वो पहले के उपन्यास हैं। हाल फिलहाल उसके बाद मैंने कई उपन्यास लिखे हैं, और उसमें मिलजुल मन एक उपन्यास है जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2013 में, और उसमें बहुत नाटकीय तत्व हैं। उनकी मैं बात करूंगी कि नाटकीय तत्व क्या होते हैं और नाटक और उपन्यास में क्या अंतर है और क्या समानता है। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ हेनरी जेम्स की एक बहुत मशहूर उक्ति से। आप शायद सब जानते ही होंगे कि 19वीं शताब्दी के एक महान लेखक थे हेनरी जेम्स, ब्रिटेन के, और उन्होंने उपन्यास और नाटक दोनों लिखे थे। उपन्यास तो उनके बहुत ही मशहूर हैं, खासकर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बॉस्टोनियंस, एम्बेसडर्स, और कहानियां हैं फिगर ऑफ द कार्पेट, फिगर इन द कार्पेट और द टर्न ऑफ द स्क्रू। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इन सभी उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं, टीवी सीरियल बने हैं और इन पर नाटक भी मंचित हुए हैं। मगर जब उन्होंने सचमुच नाटक लिखा तो वो नाटक सफल नहीं हुआ। दर्शकों ने भी उसे पसंद नहीं किया और उस पर समीक्षाएं भी अच्छी नहीं आई। ड्रॉमवील करके उन्होंने एक नाटक लिखा था। उस समय हेनरी जेम्स ने एक बात कही जो बहुत मशहूर हो गई है। उन्होंने कहा, अनफॉर्चुनेटली माई नॉवेल्स आर लाइक प्लेज एंड माई प्लेज आर लाइक नॉवेल्स। कि मेरे उपन्यास, बदकिस्मती से मेरे उपन्यास नाटकों की तरह हैं और मेरे नाटक उपन्यास की तरह हैं। तो ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी और बहुत सार गर्भित भी लगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा ही मुझे भी लगता था। मैंने भी उपन्यास और नाटक लिखे हैं, और जैसा मैंने बतलाया कि उपन्यास तो मैंने 9-10 लिखे हैं हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर। नाटक 3 ही लिखे हैं, एक अनुवाद किया है। मगर क्या कारण रहा होगा? कोई तो कारण रहा होगा कि उपन्यास के साथ मैंने नाटक भी लिखे। और ये मुझे भी लगता रहा हेनरी जेम्स की तरह कि मेरे उपन्यास नाटकों की तरह हैं
और मेरे नाटक उपन्यास की तरह हैं। मगर जब कोई उपन्यासकार नाटक लिखता है तो उसके पीछे क्या कारण रहता है, मैं अपने लिए बतलाती हूँ पहले कि मैंने उपन्यास लिखने से पहले ही जो कहानियों के बाद मेरी पहली रचना थी वो नाटक थी, उपन्यास नहीं थी। उसका नाम था एक और अजनबी, और वो कुछ दिन मेरा ख्याल है कि केरल में तिरुवनंतपुरम में या कहीं और पढ़ाया भी गया था हिंदी विभाग में। और उसका रेडियो पर भारत की करीब करीब हर भाषा में, उस समय 14 भाषाओं में उसका प्रसारण भी हुआ था। उस नाटक का उसको पुरस्कार मिला था ऑल इंडिया रेडियो का, और उसका प्रसारण 14 भाषाओं में हुआ था। तो काफी इस हिसाब से वो सफल भी था। फिर उसका मंचन भी हुआ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों ने उसका मंचन किया था, और उसमें आज जो बहुत मशहूर हैं लोग, उन्होंने उसमें अभिनय किया था, जैसे सुरेखा सीकरी और राम गोपाल बजाज और उत्तरा बावकर, ऐसे लोगों ने, और जो इला अरुण हैं जो आजकल बहुत ही मशहूर हैं, इला पांडे होती थी, तो उन्होंने भी उसमें अभिनय किया था। मगर उसके बाद मैंने बरसों तक कोई नाटक नहीं लिखा। ये नाटक 1975 में मंचित हुआ था और तब उसी समय प्रकाशित हुआ। उससे पहले नटरंग में वो 1974 में प्रकाशित हो गया था, और मेरा पहला उपन्यास 1975 में प्रकाशित हुआ, उसके हिस्से की धूप। तो नाटक मैंने पहले लिखा, मगर उसके बाद जब मैंने उपन्यास लिखने शुरू किए तो निरंतर मैं उपन्यास लिखती रही। और अगला नाटक बहुत वर्षों बाद मैंने 1993 में लिखा, जादू का कालीन। जादू का कालीन जब मैंने लिखा तो वो उन बच्चों, बाल श्रमिकों के बारे में है जो कालीन कारखाने में काम करते हैं। उनका जिस तरह शोषण होता है, जिस तरह उनके हाथ, उनकी उंगलियां खराब हो जाती हैं, और बाद में उनको फिर वो काम के लायक नहीं रहते, और उस पर वो पूरा नाटक था। मैं उस नाटक में, मगर बीच में फंतासी भी थी, एक कहानी थी जो बच्चे सुनाते हैं, बच्चे ही उस कहानी को बनाते हैं और नाटक के रूप में, नाटक के भीतर एक नाटक के रूप में अभिनीत करते हैं। और उसमें वो कहते हैं, हालांकि वो बहुत ही शोषित बच्चे हैं, उन्हें खाने को भी ठीक से नहीं मिलता, कुछ 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, मगर वो एक परिकल्पना करते हैं कि जो हम कालीन बना रहे हैं वो जादू का कालीन है, और जब वो खत्म हो जाएगा, बनाना उसका पूरा हो जाएगा, तो हम उस पर बैठ के उड़ जाएंगे, वो उड़ने वाला कालीन है, और हम वापस अपने अपने गांव पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से वो कल्पना करते हैं। मगर इस तरह से वो मेरे भीतर बहुत ही उत्कट एहसास था। उन दिनों मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए काम करती थी, पर्यावरण पर, और मैंने बहुत सारे कालीन कारखानों में मैं गई थी। मैंने वहां छुपा कर रखते थे बच्चों को, मगर किसी तरह बच्चों से बात की थी, और बहुत मेरे भीतर एक खलबली थी, एक बहुत ही मैं बेचैन थी, एक उत्कट एहसास था मेरे भीतर कि इन बाल श्रमिकों के बारे में मुझे लिखना है। तो ये जब मुझे लिखने का मन हुआ और मैं लिखने बैठी, तो वो नाटक बनकर आया, उपन्यास बनकर नहीं आया मेरे जहन में। और मैंने उसे 3 दिन में, 3 दिन 3 रात में लिखा। और मैंने ये किया, उन दिनों मेरे पति बाहर गए हुए थे, बच्चे मेरे हॉस्टल में थे, IIT में पढ़ते थे, और मैंने अपनी जो मेरे यहाँ काम करने आती थी उसको छुट्टी दे दी, और घर के बाहर मैंने एक ताला लगा दिया, जिससे लोगों को लगे कि घर में कोई नहीं है। और फिर मैंने एक केतली में चाय बनाई और कुछ थोड़ी सी डबल रोटी रखी, और 3 दिन 3 रात मैंने उस चाय और थोड़ी बहुत डबल रोटी खा के, ब्रेड खा के गुजारा करके 3 दिन 3 रात में उस
नाटक को लिख लिया। मतलब इतना वो मेरे भीतर एक उत्कट पैशन था जिसको प्रकट होना ही था। और तब मेरी समझ में आया कि नाटक मैं तब लिखती हूँ जब वो इतना उत्कट होता है, वो जो उसकी अनुभूति हो चुकी होती है, वो मेरे मन में इतनी खलबली मचाए होती है कि उसको सिर्फ नाटक में ही प्रकट किया जा सकता है। कामू ने एक बार कहा था कि नाटक हम तब लिखते हैं जब हमें हमारे भीतर दुख की पराकाष्ठा हो जाती है, पीड़ा की पराकाष्ठा हो जाती है, जब हमें उल्टी आने लगती है, ऐसा लगता है हमें कि उल्टी हो जाएगी, ऐसा लगता है हमें कि हम बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, ऐसा लगता है हमें कि अगर हमने कुछ लिखा नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे, तब आप नाटक लिखते हैं। उसके लिए एक बहुत उत्कट पैशन की, एक भावना की, एहसास की जरूरत होती है। तो मैं अपने लिए तो ये कह सकती हूँ कि ये मेरा फर्क है नाटक और उपन्यास में। और बाकी तो नाटक में भी औपन्यासिक तत्व होता है, यानी उसमें कथ्य होता है, एक कथ्य होता है, और उपन्यास में नाटकीय तत्व होते हैं कि उसमें ऐसे मोड़ आते हैं उपन्यास में जो आप पहले से अपेक्षा जिनकी नहीं रखते। तो ये बात मैं पहले इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा नाटक और उपन्यास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देना चाहती हूँ। भारत में कविता के बाद, बल्कि कहना चाहिए संगीत और नृत्य के बाद, जो सबसे ज्यादा शास्त्र सम्मत विधा आई वो नाटक थी। आप जानते हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, और नाटक जो था वो बहुत नियमों में बंधा हुआ था। उसके अनेक शास्त्र सम्मत नियम थे और उन्हीं के अनुसार वो चलता था। चाहे वो 5 अंकों का नाटक हो, शुरू में 5 अंकों का नाटक होता था, फिर 3 अंकों का नाटक हो, फिर बाद में एकांकी भी लिखा जाने लगा, मगर शुरू में 5 अंकों का नाटक होता था। और वो सिर्फ भारत में नहीं था, भारत में तो 5वीं सदी में ही कालिदास ने लिख दिए थे ऐसे नाटक जो पूर्ण शास्त्र सम्मत और एक तरह से अनुपम, इतने अनुपम थे कि वैसे अनन्य लेखक नाटक फिर नहीं लिखे गए। मगर वही कुछ ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में हुआ जब शेक्सपियर ने अपने नाटक लिखे। और इससे भी पहले, इससे 1000 साल पहले बीसी में ग्रीक नाटक लिखे गए थे। इन सब में एक बात एक समान थी, एक जैसी थी इन सभी महान नाटकों में, और ये था कि नाटक मंचित करने में तो हद से हद 3 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का लगता है, 2.5 घंटे लगता है, या 3 घंटे का हद से हद लगता है। मगर उस दौरान, उस समय के, उस गुजरने के दौरान जो मंचित हो रहा होता है, जो कथानक मंचित हो रहा होता है, उसमें जबरदस्त, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आते हैं, हादसे होते हैं, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि वो बिल्कुल उसका पूरा रूप बदल जाता है। जीवन में ऐसा नहीं होता, जीवन में कुछ घंटों में कुछ भी नहीं होता, मगर जो जीवन में 20, 25, 30, 40 वर्ष में होता है, वो नाटक के उस दौरान, उस समय के दौरान घटित हो जाता है। और नाटक में अंततः एक विरेचन होता है, एक कथार्सिस होता है। आप जो कुछ देख रहे होते हैं उसका जो प्रभाव आप पर पड़ रहा होता है वो रसों के माध्यम से पड़ता है। 9 रस है, 9 रस में से काफी हर नाटक में एक साथ, एक के बाद एक प्रकट होते हैं, और अंत में आपका कथार्सिस होता है, एक विरेचन होता है। आपके भीतर एक नया मनुष्य जन्म लेता है। एक तरह से आपकी तमाम संवेदना, आपकी भावनाएं, आपकी दृष्टि, आपका सोचने का तरीका,
आपका जीने का तरीका सब उस नाटक के कारण बदल जाता है। ये नाटक की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने कालिदास के नाटकों की बात की, उसमें मैं एक नाटक का आपको उदाहरण देती हूँ, शाकुंतल। जैसे शाकुंतल में हुआ, शाकुंतल नाटक में शुरू में जब दुष्यंत का शकुंतला से मिलन हुआ, प्रथम जब उन्होंने उसे देखा और उससे प्रेम हुआ, तो वो बहुत ही एक नैतिक और सज्जन पुरुष की तरह आपके सामने दिखलाई देते हैं। कालिदास ने उन्हें ऐसे पेश किया है और उनका बहुत प्रगाढ़ प्रेम शकुंतला से है, हुआ है, वो उससे बहुत आकर्षित हैं और फिर उससे वो गंधर्व विवाह कर लेते हैं और उसे एक अंगूठी देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और फिर उनकी याद में, उनकी स्मृति में वो इस तरह से खोई रहती है कि वो ऋषि आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार नहीं करती, उन्हें वो देखती ही नहीं एक तरह से, और वो उसको श्राप देते हैं कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वही तुम्हें भूल जाएगा। और बाद में जब वो दुष्यंत के राज दरबार में जाती है तो दुष्यंत उसे नहीं पहचानते। ये एक इतना बड़ा अप्रत्याशित बदलाव आता है, दुष्यंत का जैसे पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है और वो शकुंतला को नहीं पहचानते। और यहाँ तो ये एक दैवी घटना है, एक तरह से ये दैवी प्रकोप के कारण होता है। जो श्राप है वो एक दैविक घटना है, एक दैविक प्रकोप है। उसी तरह शेक्सपियर के नाटकों में होता है और ग्रीक नाटकों में तो बराबर यही होता था, कोई ना कोई दैवी प्रकोप रहता था। एंटिगनी है, उसमें बहुत मशहूर नाटक है उनका प्रोमेथियस बाउंड, इलेक्ट्रा, इन सब में इसी तरह से एक दैवी प्रकोप से जो आतंकित होता है मनुष्य और उससे उसका जीवन एकदम बदल जाता है। मगर अगर हम सोचें, तार्किक रूप से सोचें, तो ये जो श्राप है, जो शकुंतला में श्राप दिया ऋषि ने, वो श्राप दरअसल हमारे भीतर ही होता है। हमारे भीतर ही एक दुविधा और द्वंद्व होता है जो हमारे जीवन को चलाता है और जिसके कारण कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जीवन में, हादसे होते हैं। कभी कभी आप बहुत ऊंची पदवी या पद पर पहुंच जाते हैं तो आपके भीतर अहंकार पैदा हो जाता है, उससे आप बदल जाते हैं। कभी आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति रहे होते हैं, मगर जैसे जैसे जीवन में आपको दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं और आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके साथ धोखा होता है या आप दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं और धीरे धीरे आपके मन से आस्था मिटने लगती है, आप संवेदन शून्य व्यक्ति हो जाते हैं और तब वो आप स्वयं ही अपने से शापित होते हैं और तब वो अपने जीवन को आप बदल लेते हैं, बदल डालते हैं। प्रेम होता है, आप जानते हैं, प्रेम होता है, सुखद विवाह 1-2-3 साल चलता है, फिर तलाक हो जाता है या आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं, या देखा जाता है कि अचानक जो पति बहुत प्यार करता था वो मारपीट करने लगा है। ये सब जो होता है, ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा किसी खलनायक से ही आपका विवाह होता है और वो इस तरह की चीजें करता है। अच्छा भला आदमी जो एक नैतिक इंसान था वो बदल जाता है। नाटक में ये बहुत प्रभावी ढंग से होता है और उसका माध्यम जो रहता है वो दृश्य रहते हैं और संवाद भी रहता है। नाटक में संवाद के माध्यम से बहुत कुछ कहा जाता है। संवाद उपन्यास में भी रहता है, मगर उपन्यास में संवाद जो है वो जब तब आता है, उसमें बहुत व्याख्या भी रहती है, बहुत कुछ लेखक अपनी तरफ से कहता है, सब कुछ पात्रों के माध्यम से नहीं कहलाता है। सबसे जो
महत्वपूर्ण अंतर है नाटक और उपन्यास में, वो यही है कि नाटक अधिक नियमों में बंधा रहता है, वो नियमानुसार चलता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार तो बहुत सारी चीजें मंच पर दिखलाई नहीं जा सकती थी, निषिद्ध थी, वर्जित थी। जैसे आप प्रेम को प्रकट रूप में नहीं दिखा सकते थे। युवक और युवती में आप आलिंगन नहीं दिखा सकते थे, चुंबन नहीं दिखा सकते थे, वो बहुत पास आता हुआ भी उन्हें नहीं दिखला सकते थे। हालांकि संवाद में इतनी रोमानी और कामुक बातें होती थी कि दर्शक पूरी तरह से उस कामुकता में डूब जाते थे, और शायद दर्शक मन ही मन उस प्रेम आलाप से, प्रेम की प्रकट होने से भी ज्यादा प्रभावित होकर अपने को उस स्थिति में महसूस करने लगते थे, अपने को उस स्थिति में रख लेते थे, जैसे वो स्वयं प्रेम कर रहे हों, प्रेम का दृश्य अभिनीत कर रहे हों। मगर प्रेम के दृश्य अभिनीत नहीं हो सकते थे, और कोई किसी किस्म की हिंसा नहीं दिखलाई जा सकती थी। जैसे सोने के दृश्य भी नहीं, निद्रा के दृश्य भी मंच पर नहीं दिखलाए जा सकते थे। धीरे धीरे इन नियमों में बदलाव आया, धीरे धीरे नाटक में भी प्रयोग किए गए, और बहुत सी ऐसी चीजें दिखलाई जाने लगी जो पहले वर्जित थी। जैसे कोई नग्न दृश्य नाटक में नहीं दिखलाया जा सकता था, मगर अब तो विश्व में, जापान में खासकर, मंच पर नग्न रूप में भी अभिनेता आने लगे हैं। मगर फिर भी नाटक के बहुत सारे नियम हैं जिनको मानकर चलना पड़ता है। उपन्यास 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पश्चिम से आया, और उसका विकास ही इसलिए हुआ क्योंकि रचनाकार चाहता था कि वो ज्यादा स्वतंत्र हो, वो अपना शिल्प और अपनी भाषा स्वयं चुने, किसी शास्त्र के अनुसार नहीं चुने। तो बहुत दिनों तक, अभी तक भी उपन्यास का कोई ऐसा शास्त्र नहीं विकसित हुआ है जो ये तो है कि ये उपन्यास है, उपन्यास के कुछ का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, वो बतलाया जाता है कि उपन्यास में क्या होता है। उपन्यास में आप दरअसल परकाया प्रवेश करते हैं। आप, जो लेखक होता है, वो स्वयं अपने व्यक्तित्व को भूलकर पात्र में प्रवेश करता है, वो अपना पात्र बन जाता है, और इन पात्रों को वो कहां से लाता है? दरअसल पहले कोई अनुभूति होती है, बहुत उत्कट कोई अनुभूति होती है, वो अनुभूति आपकी स्मृति में चली जाती है। स्मृति तो एक अनंत भंडार है, उसका कोई अंत नहीं है। उस स्मृति में अनेक, जो स्मृति कोश है हमारा, उसमें अनेक स्मृतियां, अनेक अनुभूतियां की स्मृतियां पड़ी रहती हैं। फिर उसमें जब वो स्मृति वहां रहती है तो वो अपना स्वरूप बदलने लगती है। आप उसमें कल्पना भी मिल जाती है, वांछा भी मिल जाती है, और अनेक नई अनुभूतियां उस पहली अनुभूति में आकर मिल जाती है। और इस तरह वो स्मृति में जो अनुभूति होती है वो अपना स्वरूप बदलने लगती है, वो एक फंतासी का स्वरूप लेने लगती है। फिर कुछ होता है, कोई उत्प्रेरक होता है, फिर से कोई अनुभूति होती है जो उत्प्रेरक की तरह आपको संचालित करती है, और वो उत्प्रेरक फिर से वो पहली वाली जो अनुभूति है उसको वापस लाता है आपके पास, मगर उसका रूप बदला हुआ होता है। और जो फंतासी का रूप अब वो अख्तियार कर चुका है, उसी को आप लिखते हैं, उसी की आप रचना करते हैं। तो इस तरह से वो अनुभूति जो है, वांछा और कल्पना और आपकी विचार, आपकी जो जीवन दृष्टि है, आपका जो
दुनिया को देखने का नजरिया है, जो आपकी विचार करने की शक्ति है, जो आपकी मान्यता है, आपका जो विवेक है, आपका जो नैतिकता बोध है, आपके जो मूल्य हैं, आपका जो सौंदर्य बोध है, वो सबसे प्रभावित होकर वो जो नई अनुभूति का रूप लेती है, वो अनुभूति आप उपन्यास में लिखते हैं। और उसी में आप उन पात्रों को, जो पात्र आपको शायद कभी जीवन में मिले भी होंगे, मगर वो जस के तस नहीं आते उपन्यास में, उनका रूप बदल कर वो आते हैं। तो अब ये हम क्यों ऐसा हुआ कि नाटक में इतने नियम लागू हुए और उपन्यास में नहीं हुए? मैं समझती हूँ क्योंकि नाटक अंततः एक समूह के सामने मंचित होता था, इसलिए कुछ दृश्य और संवाद अमान्य माने जाते थे। जैसे मैंने बतलाया, हिंसा का दृश्य, प्रेम का दृश्य, निद्रा, हिंसा, इन सब दृश्यों को नहीं दिखलाया जा सकता था। मृत्यु का के बारे में बतलाया जाता था, मगर मृत्यु का दृश्य नहीं दिखलाया जाता था। उपन्यास अकेले में एक पाठक पढ़ता है। एक समय में उपन्यास को सिर्फ एक इंसान पढ़ता है, इसलिए उसमें ये जरूरत नहीं होती, बाध्यता नहीं होती कि उसमें वो उसको रोका जाए, वो जो चाहे पढ़ सकता है। जैसी उसी तरह उपन्यासकार भी जो चाहे वो लिख सकता है, क्योंकि ये जो है एक, कहना चाहिए, निजी दायरे में बंधा होता है। एक लेखक, एक पाठक। ये वैसा ही है जैसे कि आप अपने शयन कक्ष में हो तो वहां कोई झांकेगा नहीं। उसी तरह पाठक और लेखक के बीच में किसी और की उपस्थिति नहीं होती, इसलिए ये प्राइवेट होता है, ये निजी होता है। इसमें आप खुलकर बात कर सकते हैं, खुलकर उसको पढ़ सकते हैं। जैसा फिर मैंने कहा कि ये जो उपन्यास का, नाटक में उपन्यास का कथ्य तो रहता है, मगर जब तक उसमें एक ऐसी स्थिति ना पैदा हो, उसमें कई मोड़ आते हैं, अनेक मोड़ आते हैं। जब वो उसका मंचन होता है या जब आप लिखित रूप में भी नाटक को पढ़ते हैं, तो उसमें बराबर जो घटनाएं घटती हैं उसमें मोड़ आते जाते हैं। एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर, दूसरे मोड़ से तीसरे मोड़ पर वो चलता रहता है। जब उपन्यास में कोई घटना ऐसी घटती है कि एकदम कोई मोड़ आता है, तो हम कहते हैं कि ये नाटकीय तत्व है, इसमें ये नाटकीय तत्व है। किसी किसी उपन्यास में बहुत नाटकीय तत्व रहते हैं और कहते हैं कि ये उपन्यास नाटक के करीब है। मैं अपने उपन्यासों में से ही एक उदाहरण देके बतलाऊं तो मैंने एक उपन्यास कुछ विषम और कुछ दिलचस्प परिस्थिति में लिखा था। मेरी आंख का रेटिना ऑपरेशन हुआ था और वो सफल नहीं हुआ था, तो मैं देख नहीं सकती थी। उस समय मैं देख भी नहीं सकती थी और मुझे अपना सरवर हिलाने की भी इजाजत नहीं थी, मुझे सीधे ऐसे लेटे रहना पड़ता था। उस समय मैंने रिकॉर्डर पर अपना एक, शुरू तो कहानी की तरह हुई, चलती गई, रिकॉर्ड करना, मैं ऐसी बस रिकॉर्ड करती थी, कोई वहां दूसरा आदमी नहीं होता था, मैं अपने आप बोलती जाती थी। तो उसमें मैंने फिर एक लघु उपन्यास बोलकर इस तरह से उसको मौखिक रूप से उसका समापन किया। और जब वो समाप्त हुआ तो मैंने देखा कि वो 105 पन्ने बन चुके थे। फिर उसको एक लड़की थी, उसने उसको लिपिबद्ध किया, उसका टंकन किया सुनकर। और तब तक फिर मेरी आंख ठीक हो गई थी 6 महीने बाद। तो मैंने फिर उसको एक बार देखा, जैसे कि देखना ही होता है ड्राफ्ट को,
और उसमें कुछ संशोधन जो करने थे वो किए। तब मैंने देखा कि कुछ चीजें छूट गई हैं, बीच बीच में बोलते वक्त वो कुछ गैप्स थे, कुछ अंतराल उसमें ऐसे आए हुए थे जो भरने जरूरी थे। तब एक अजीब बात हुई, मैंने देखा कि मैं उसे लिख नहीं पा रही हूँ उनको। मुझे पहले उनको बोलना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, और फिर मैं उसको लिपिबद्ध करती हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको सीधा लिख देती हूँ तो वो शैली, वो शिल्प भ्रष्ट हो जाता है, वो शिल्प में व्यवधान आ जाता है, वो एक पेबंद की तरह लगने लगता है। क्योंकि ये जो मैंने किया वो दरअसल एक उपन्यास से ज्यादा नाटक था, या कहना चाहिए कि पुराने जमाने में जैसे वाचिक साहित्य होता था वैसा ये था। और उसको जब आप पढ़ते हैं अब उपन्यास को, तो लगता है कि एक नाटक है, उपन्यास से ज्यादा वो एक नाटक है। क्योंकि उसमें घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से बदलता है, और उसमें अनपेक्षित घटनाएं बहुत घटती हैं। और अंत जो होता है उसमें तो वो एक व्यंग्यात्मक लेखन है, उसका जो रस है वो हास्य रस है, और हास्य रस से ज्यादा आगे बढ़कर उसमें रसोक्ति है, उसमें आयरनी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम उसको रसोक्ति मैं कहती हूँ। विद्रूप अच्छा शब्द नहीं है, व्यंग से ज्यादा है उसमें, तो वो रसोक्ति है। तो उसमें तो एंटी क्लाइमैक्स होता है। ज्यादातर नाटक एक विरेचन पर पहुंचते हैं, क्लाइमैक्स होता है। इसमें उल्टा होता है कि सब चीजें गर्त में गिरती चली जाती हैं, और आपके सामने एक तस्वीर ऐसी होती है पैदा कि भाई भविष्य में तो शायद सभी कुछ, हमारे जितने भी मूल्य हैं वो सब भ्रष्ट ही होने वाले हैं। तो वो एक नाटक की तरह, उपन्यास में वो एक नाटक है। उसी तरह नाटक, जो मेरा पहला नाटक था एक और अजनबी, वो इतने मानसिक धरातल पर चलता था, उसमें एक्शन नहीं था जो नाटक में जरूरी माना जाता है कि भाई कुछ घटित होता रहे, वो नहीं था। वो ज्यादा मानसिक धरातल पर चलता था, इसलिए वो इतना सफल मंचन जब उसका हुआ तो, और वो जमाना भी 1975 का था, तो उस समय मैंने एक स्त्री पुरुष को साथ रहते दिखलाया था, जिसको आजकल लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जो मुझे बहुत ही खराब शब्द लगता है, बहुत ही सतही शब्द लगता है। ये एक उसमें जो पुरुष था वो कवि था, और जो स्त्री थी वो डॉक्टर थी, जो कुछ दिनों के लिए अपना दवाखाना छोड़कर इसके साथ आ गई थी, इसके साथ रहने लगी थी, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे थोड़ा उस बंदिश भरे जीवन से अवकाश चाहिए था। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी एक बात थी उस समय। आप 1975 में सोचिए, तो उस नाटक को लेके काफी, हालांकि वो रेडियो से हर भाषा में प्रसारित हुआ, मगर जब उसको टीवी पर करने की बात आई तो टीवी के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी कि नहीं, टीवी पर नहीं कर सकते। तो वो कह सकते हैं कि वो नाटक में उपन्यास था, और इस कारण उसका सफल मंचन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें घटनाएं नहीं थी, वो मानसिक आंतरिक धरातल पर ही चलता था ज्यादा। और शायद यही हेनरी जेम्स के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने कहा कि मेरे उपन्यास नाटक की तरह है और मेरे नाटक उपन्यास की तरह है। मैं एक बात जो हम हमेशा नाटक से संबंधित मानते हैं वो संवाद है। तो नाटक तो संवाद के माध्यम से चलता है, तो संवाद का बहुत महत्व होता है, और जो कहा जाता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। एक जो अर्थ आपको फौरन समझ में आता है, फिर भावार्थ तो होता ही है, फिर निहितार्थ होता है। तो अनेकार्थक शब्द होते हैं उसमें नाटक में, और जितने अनेकार्थक शब्द हों, जितने अर्थ हों, उतना ही वो नाटक प्रभावशाली होता है।
मगर उसके साथ मैं मानती हूँ कि उपन्यास में जो संवाद जहां भी आते हैं वो किरदार का, पात्र का चरित्र खोलने का काम करते हैं। संवादों के माध्यम से हमें जो पात्र हैं उनका जो असल चरित्र है, जो उनके अंदर है, जो उनका आंतरिक है मन, जो उनका व्यवहारिक जीवन है वो नहीं, जो उनका आंतरिक जीवन है, जो उनका आंतरिक सोच है वो नहीं जो वो कहते हैं। हम जो कहते हैं और जो हम वाकई सोचते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। तो जो हम वाकई सोचते हैं वो हम उपन्यास के माध्यम से पाठक तक पहुंचाते हैं या पहुंचाना चाहिए। इसलिए जब आप उपन्यास पढ़ते हैं और उपन्यास आपको प्रभावित करता है तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें किस चीज ने प्रभावित किया। हमें जो पात्र कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, जो लेखक कहता है उसका तो कोई भी महत्व नहीं है, जो पाठक करता है उसका महत्व है। आपको जो प्रभावित करता है वो है जो पाठक करता है। और दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी अपना लिखा हुआ पढ़कर लेखक भी पात्र से प्रभावित हो जाता है। लेखक, बहुत सारे लेखक, यही 90% लेखक लिखते तो बहुत क्रांतिकारी हैं पर जीते बहुत पोंगापंती तरीके से हैं। जब वो अपना लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि ये कर सकता था, मेरा पात्र ये कदम उठा सकता था, तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। तो लेखक भी बदलता है, लेखक भी अपना खुद का लिखा हुआ पढ़कर उसका व्यक्तित्व बदलता है। उसी तरह जैसे पाठक लेखक का पढ़ा हुआ लिखकर कहीं बदलता है। काफी समय हो गया, मैं एक जीवन से आजकल जो घटित हो रहा है उससे एक उदाहरण देना चाहती हूँ समाप्त करने से पहले। आजकल किसान आंदोलन हो रहा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो इसलिए मुझे उसका बिल्कुल निजी अनुभव हो रहा है, मेरे दरवाजे पर वो घट रहा है। अभी हाल में ही मेरी एक मित्र खुद ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, जिस दिन उन्होंने ट्रैक्टर्स दिल्ली में ट्रैक्टरों पर जुलूस निकाला। तो वो एक उपन्यास की तरह चल रहा था वो पूरा आंदोलन, कि उसमें सब आए हुए थे किसान, वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके और सरकार के बीच में बातचीत हो रही थी। वो बातचीत क्योंकि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही थी जो उनकी मांगों को पूरा करे, तो किसान उनकी जो भी वो प्रस्ताव रखते थे सरकारी लोग, सरकार, वो उसको अमान्य कर देते थे, नहीं मानते थे। फिर बातचीत होती थी, फिर अमान्य होता था। मगर कोई 2 महीने ये से ज्यादा 70 दिन ये आंदोलन चल रहा था, मगर कोई भी एक सकारात्मक बात पर नहीं पहुंचा था और लगता नहीं था कि इसका कोई हल निकलेगा। मगर जो लोग थे, जिसको जनता कहते हैं, और जो बुद्धिजीवी भी थे, उनकी हमदर्दी किसानों के साथ थी पूरी तरह, बहुत हमदर्दी थी। वो मानते थे कि किसान ठीक कह रहे हैं और किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको जो उसका दाय है वो नहीं मिलता, जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। फिर क्या हुआ कि अचानक ही उपन्यास नाटक बन गया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर जुलूस निकाला किसानों ने, और कुछ तत्वों ने, वो कहां से आए थे, कौन थे, हम नहीं जानते, वो उन्होंने लाल किले पर एक दूसरा झंडा फहरा दिया और वहां पर हिंसा की। तो एक अहिंसक आंदोलन में अचानक ये हिंसा हुई और ये हिंसा होते ही जो जनता थी उसकी हमदर्दी किसानों से थोड़ी दूर हो गई और सरकार ने बहुत एक तरह से हिंसक कार्रवाई करनी शुरू की और बातचीत के बजाय उन्होंने किसानों को अल्टीमेटम दिया कि आप यहाँ से जगह छोड़कर, धरना छोड़कर और चले जाएं। और बहुत पुलिस और बहुत जवान उसके फौज के और
सब इकट्ठा हो गए। फिर उसमें नाटकीय मूड आया, ऐसा लगा कि ये अब खत्म हो गया आंदोलन। मुझे याद है कि मैं उस दिन रवीश कुमार जो प्राइम टाइम करते हैं डीटीवी पे, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रैक्टर हैं ये अब एक खंडहर की तरह हैं। जिन ट्रैक्टर्स के जुलूस को आपने देखने के लिए अपने टीवी खोले होंगे, अब वो खंडहरों की तरह हो गए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन लगता है कि तितर बितर हो गया है, खत्म हो गया है। फिर एक मोड़ आया। टिकैत जो उनके नेता, बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, उनकी सब किसानों की एक विधायक ने इतनी अवमानना की, इतने खराब शब्दों में, भदेश शब्दों में, बहुत ही बदतमीज शब्दों में, बल्कि कहना चाहिए कि अनैतिक शब्दों में उनको गद्दार कहा, उनको तरह तरह की चीजें, बातें कही। और ये टिकैत इतने भावुक हो गए कि वे रोने लगे कि किसानों को अब आप गद्दार बता रहे हैं। और ये जो घटना हुई, टिकैत जब रो पड़े, और ये उनकी ये वाली जो घटना थी, ये जो दृश्य था, वो वायरल हो गया। और उसको देखकर जो सब किसान जो वापस जा रहे थे, वो कहते नहीं हम वापस नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ अपने बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ने जा रहे थे, सब लोग लौट आए वापस वहीं उसी जगह जिसे खाली कराया जा रहा था, उन्हीं स्थलों पर वो वापस आ गए। सिंधु मोड़ उस पर वापस आए, और भी जो जगह थी वहां पर, दिल्ली में जितने भी दिल्ली की बॉर्डर पर जितनी भी जगह किसान जमा थे, जहां से वो खाली करवाया जा रहा था, वो वापस आ गए। और अब दोबारा एक किसानों का सैलाब आ चुका है दिल्ली में। अब आगे क्या होगा हम नहीं जानते, ये हमें भविष्य बतलाएगा, ये हमें नाटक का 5वां अंक बतलाएगा। अभी हम नाटक के 3रे अंक में हैं, अभी 4था और 5वां अंक मंचित होना बाकी है। और उस मंच, जब वो मंचित हो जाएगा, और मैं समझती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मेरी आस्था है कि विरेचन जरूर होगा, कथारसिस जरूर होगा। इस बार हम ये नाटक देखकर खाली हाथ रोते हुए नहीं लौटेंगे। बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर सुना, बर्दाश्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मृदुला जी। आपने जो वक्तव्य का समापन जो कृषक आंदोलन के साथ जो किया है, हमारी भी उम्मीद है कि ये जो 5वां अंक भी हो या उससे भी ज्यादा अंक क्यों ना हो, कैथारसिस जरूर होगा, क्योंकि हम भी इस कैथारसिस की उम्मीद में हैं, क्योंकि हम सबका मन कृषकों के साथ है। जैसे भी हो, आपने क्योंकि एक अलग तरह का वक्तव्य था, कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने जैसे कि आपकी रचनाओं के जो पड़ाव जो है, वो जो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक आप कैसे गए, और कैसे आपके उपन्यासों में नाटकीयता और नाटक में उपन्यास की जो शैली आ गई, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया था। तो एक तरह से वो रचनाकारों के लिए भी प्रेरणा है और साहित्यिक प्रेमियों के लिए भी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे आपके एक इंटरव्यू की एक बात याद आ रही है, क्योंकि उसमें आपने जो कहा था, मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी रचनाएं जो है कुछ तो आप बीती है और कुछ तो जग बीती है, तो इसलिए मैंने जो कुछ भी कहना चाहा वो अपनी रचनाओं के द्वारा। क्या अब आपका मन, ये तो काफी कुछ साल पहले के आपकी पंक्तियां हैं, अब आपको जी कैसे जी लग रहा है कि आत्मकथा तो नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैंने मिलजुल मन जो लिखा है उसमें काफी कुछ, क्योंकि उसमें मेरी बड़ी बहन जो मंजुल भगत लेखक थी, प्रख्यात लेखिका थी, उनकी बहुत कुछ उनकी जीवनी भी है उसमें। तो वो जीवनी और उपन्यास का मिश्रण है। इस तरह से जीवनी नहीं है कि उसमें जो जो घटा वो नहीं आया है, उसमें बहुत से पात्र मेरे जाने हुए पात्र हैं, मगर उनका जीवन जैसे चला वैसा मेरे उपन्यास में नहीं चला।
मैंने उनको तभी तक इस्तेमाल किया उनके जीवन को जब तक कि वो जरूरी था मेरे मुख्य पात्र की जीवनी को कहने के लिए। मगर मैं आजकल एक संस्मरण लिख रही हूँ, वे नायाब औरतें उसका नाम है। उसमें जो भी महिलाएं, स्त्रियां, औरतें मुझे अपने जीवन में मिली हैं और बहुत मिली हैं, जो विलक्षण थी, जो अलग थी, अलहदा थी, उनके बारे में मैं लिख रही हूँ। और बचपन से लेके ये मेरी दादी, माँ, और हमारे घर में एक आया काम करती थी जिसने 40 साल तक वो हमारे साथ रही, और बहुत ही क्या वो कमाल की औरत थी। उसके बारे में दांतों के नीचे उंगली दबानी पड़ती है जब उसके बारे में बतलाया जाता है। और ऐसी ही मेरी बहनें भी थीं, और मेरी माँ की सहेलियां थीं, और मेरे पिता के रिश्तेदार थे, मेरी ननद थी, जो बहुत ही विलक्षण औरतें थीं। उसी तरह मेरी कई टीचर्स थीं, उनके बारे में भी मैंने लिखा है। बल्कि वो जो टीचर्स के बारे में लिखा है वो हाल में ये इसमें छपा है, प्रभात प्रकाशन ने छापा है, साहित्य अमृत का 100वां अंक उन्होंने निकाला है, उसमें छापा है। और एक पहले एक आध अंश कहीं छपा है। अब वो बहुत ही लंबा होता जा रहा है क्योंकि इतने नायाब स्त्रियां मुझे मिलती रही हैं। तो अभी तो मैंने बचपन में जो कुछ था, मैंने अनुभव किया ऐसी औरतों के साथ, वो लिखा है। अभी तो मेरी और बाकी काफी बचा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ये फिर एक विधागत प्रयोग है, ये संस्मरण भी है और ये उपन्यास भी है। आप चाहें तो इसे उपन्यास कह लें, चाहे तो इसे संस्मरण कह लें, मगर उसमें मैं कम हूं, अब बाकी लोग ज्यादा हैं, समाज ज्यादा है। हाँ जी, मैं कम हूं। और एक और बात है कि आपका वो जो 1975 में जब चितकोबरा निकला, उस समय तो ये बहुत हंगामा मच गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जब चितकोबरा निकला होता तो शायद उतना हंगामा नहीं होता, क्योंकि आजकल आपने जो कहा ये जो आम बात हो गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जो स्त्रियां जो है थोड़ा बहुत आगे ये जो अपनी बातें, मन की बातें बेबाक कहने के लिए हिम्मत जुटा पाई है। लेकिन उस समय आप पर एक केस भी चला था काफी साल हाँ, तक। वो उस समय असल में चितकोबरा के साथ जो हुआ, वो ऐसे बहुत लोग लिखते हैं, वो सेक्स पर लिखने के कारण नहीं हुआ था। सेक्स पर मैं लिखती भी नहीं हूँ। वो जो था उसमें दिक्कत ये हुई थी, पुरुषों को बहुत दिक्कत हुई थी उसमें। और मैंने ये उनसे एक बार कहा भी था, एक सभा में कहा था कि आप लोग ये सब कहने के बजाय अगर आप अपनी अपनी पत्नियों से जाकर पूछते तो आपको सच मालूम हो जाता। असल में हाँ, उसमें जो जिस पर ऐतराज हुआ था वो तो दृश्य पति पत्नी के बीच में था, संभोग का दृश्य पति पत्नी के बीच में था। मगर उसमें जो पुरुषों को बहुत खला वो ये था कि वो पत्नी उसमें और बातें सोच रही, उस समय वो और बातें सोच रही, प्रेमी के बारे में नहीं सोच रही। प्रेमी के बारे में सोच रही होती तो हंगामा नहीं मचता। वो तो फिलॉसफी की बातें कर रही, दर्शन के बारे में सोच रही, जीवन के बारे में सोच रही है। वो उसमें है ही नहीं, वो उसमें हिस्सेदार होते हुए भी हिस्सेदार नहीं है। शरीर से हिस्सेदार है, मन से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, मस्तिष्क से नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने पति को एक जिस्म में तब्दील कर लिया, एक शरीर देह की तरह बना लिया। तो स्त्री को तो देह बनाते ही रहते हैं, स्त्री को तो देह की तरह कितनी बार उसकी अभिव्यक्ति देह की तरह उसको चित्रित किया जाता है, पुरुष को नहीं किया जाता। तो ये नहीं बर्दाश्त हुआ, और ये कारण था। नहीं तो उससे कहीं बहुत ज्यादा सेक्स के ऊपर तो आजकल तो धड़ल्ले से लिखा जा रहा है। मगर बात वो नहीं थी, बात ये थी कि एक तो उसमें अपराध बोध नहीं था, किसी किस्म का अपराध बोध नहीं था। इसलिए उस पर, क्योंकि होता क्या था, चाहे वो मैडम बोवेरी हो, चाहे ऐसे जितने भी उपन्यास लिखे गए जिन पर बावेला मचा, उसमें अंततः वो, जैसे एना कैरेनिना, अंततः
अंततः उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। तो उस तरह से एक अपराध बोध पैदा हुआ। इसमें कोई अपराध बोध नहीं था। अपराध बोध का ना होना शायद उसकी सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि जो किया है उसके लिए जिम्मेवार हूं मैं, और कोई जिम्मेवार नहीं है। और क्योंकि मैंने चुना है, ये मेरा चयन है, इसलिए मुझ में अपराध बोध नहीं है। तो ये जो था, इसकी वजह से भी बहुत नाराज हुए लोग कि एक स्त्री कह रही है कि अपराध बोध नहीं है, उसकी वजह से बहुत नाराजगी हुई। तो आज भी मुझे लगता है अगर चितकोबरा, क्योंकि अभी भी वो चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है कि अगर चितकोबरा पर अभी भी उस तरह की बातें होती हैं और चितकोबरा से मुक्त नहीं हुए लोग, इतने साल हो गए लिखे हुए, आप मुझे बताइए। अब मुझे लग रहा है कि वो एक माइलस्टोन है चितकोबरा, उसका देखा देखी कई उपन्यास निकले हैं, कई कहानियां भी निकले हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा, आजकल तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दिखाने के लिए भी लोग लिख रहे हैं, वो देह को तक सीमित है, वो उसकी मन की बात, जो मस्तिष्क, मन तो छोड़ दीजिए, बुद्धि की बात, विचारशीलता नहीं है। वो स्त्री सोचने वाली स्त्री नहीं है, वो स्त्री देह से मुक्त है मगर विचार से मुक्त नहीं है। वो स्वयं अपने लिए नहीं सोचती, जो उसको फेमिनिस्ट कहती हैं वो सोचती है। इसमें वो किसी की से बाध्य है ही नहीं, वो अपने लिए स्वयं सोच रही है। तो ये बात थोड़ी अलग थी। अभी किसी ने पूछा, मिलजुल मन के बाद मैंने वसु का कुटुंब लिखा है, जिसको मैंने डिक्टेट नहीं, रिकॉर्ड करके जो लिखा था उपन्यास। उन्होंने पूछा एक किसी ने कि मिलजुल मन के बाद क्या लिखा है, और संगति विसंगति कहानी नहीं है, वो संपूर्ण कहानियों का संग्रह है। जो 2003 तक मैंने कहानियां लिखी थी, वो सब कहानियां उसमें सम्मिलित हैं। और उसके बाद भी मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं जो अब राजकमल से संपूर्ण कहानियां करके आएगी, और राजकमल से एक और प्रतिनिधि कहानियां मेरी आई है, उसमें वो कुछ नई कहानियां भी हैं जो उसमें हैं, उसमें सम्मिलित हैं। आजकल तो बच्चों के घेरे में है, तो ऐसे में बच्चों को ये नारीवाद या फेमिनिज्म और उसके साथ साथ नारी चेतना अलग है, क्योंकि ये जो नारीवाद के झमेले में जो भी नारी करते हैं उन सबको हम जायज कहते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। नहीं, देखिए, किसी भी वाद को मानने में, किसी भी वाद में जब आप पड़ जाते हैं तो फिर आप दोबारा से वही गलती करते हैं जो आप पहले कर रहे थे, क्योंकि आप अपने लिए सोचना बंद कर देते हैं, आप उस वाद के अनुसार सोचते हैं, तो फिर आप स्वतंत्र कहाँ रहे। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि नारीवादी होना जीवन में इस हद तक ठीक है कि आप कहें कि नारी को सब अधिकार मिलने चाहिए, वो सब अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं। और उसको असल में नारीवाद, मेरे लिए उसकी परिभाषा ये है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से बिल्कुल भिन्न हो सकती है। आप एक मुखौटा सब स्त्रियों पर लागू चस्पा नहीं कर सकते। तो अगर एक स्त्री दूसरे से भिन्न होगी तो फिर वाद कैसे लागू होगा? फिर तो वो अपने लिए सोचेगी ना। तो असल बात तो यही है, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो नारीवाद हो, चाहे वो परंपरावाद हो, कोई भी वाद जब आप पर हावी हो जाता है तो आप लिख नहीं पाते। आप उपन्यास, नाटक नहीं लिखते, आप पैम्फलेट लिखते हैं। लेख लिख सकते हैं आप उपदेश दे सकते हैं, मगर आप उपन्यास या कहानी या नाटक नहीं लिख सकते। ये मेरा मानना है। इसलिए वाद से अलग रह के आप विचार करते हैं, तब आप लिख सकते हैं। आप तो जैसे कि आपने अपने मंजुल भगत की जो जिक्र जो किया था, आप दोनों की शैली बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ। और तो मजे की बात ये थी कि हमने कभी एक दूसरे को अपनी पांडुलिपि नहीं दिखलाई। अच्छा। कभी नहीं दिखलाई। हम लोग एक दूसरे को पूरा पढ़ा हुआ है हमने, हम एक दूसरे को छपने पर ही पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप
ऐसे आपके कैसे उनके उनके उपन्यासों का, उनकी रचनाओं का मूल्यांकन आप किस तरह, एक पाठक होने के नाते किस तरह करेंगे? पाठक होने के नाते मैं दो बातें कहूंगी। एक तो उनकी जैसी भाषा किसी के पास नहीं। हाँ जी। वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कोई भी आंचलिक भाषा वो जो सुनती थी वो लिख लेती थी, लिख पाती थी। मतलब हाँ एक बार बड़ी मजेदार घटना हुई। मैंने जब जादू का कालीन अपना उपन्यास नाटक लिखा, तो उसमें वो मिर्जापुर में फैक्ट्री है और उसमें बच्चे हैं। तो मैं उसको पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी पांडुलिपि मंजुल के पास ले गई। मैंने कहा तुम ये देखो जरा कि ये भाषा ठीक है जो मैंने लिखी है, और तुम इसको उसमें आंचलिक भाषा में लिख दो। तो उसने कहा उसमें क्या, 5 मिनट का काम है, इतने हम चाय पीते हैं उतने मैं कर दूंगी। अब घंटों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं कर सकती, जब वो मेरे मन में आता है तभी मैं लिख सकती हूँ। तुम्हारी भाषा को मैं बदल कर उसका अनुवाद नहीं कर सकती, मैं उसको मैं बदल नहीं सकती। वो तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी ही रहेगी। तो फिर वो नहीं कर पाई। तो वो जो भाषा है उसकी, वो तो इतनी लाजवाब है, इतनी, किसी के पास वो भाषा नहीं है। एक बार नासरा शर्मा ने कहा था वैसी उर्दू तो मैं भी नहीं लिख पाती। बहुत बढ़िया वो लिखती थी भाषा। और दूसरे उनका जो था, उनका था सब चीज को बचा कर रखो, हाँ। किसी चीज को खत्म ना होने दो। मेरा ये नहीं रहा, मेरा तो ये रहा कि अगर गलत है तो उसको खत्म होने दो, जो ठीक है वाजिब है वही बचे। जरूरी नहीं है कि आप परंपराओं को इसलिए बचा कर रखें क्योंकि वो परंपरा है। अगर वो आपका, आपके लिए, आपके विवेक को ठीक लगती है, सही लगती है, और आपके जीवन में उसका कुछ हिस्सेदारी है उसकी, तब आप रखिए। जैसे मैं, मेरे लिए मेरे बच्चे सर्वोपरि रहे हैं। केंद्र में, मेरे जीवन के केंद्र में साहित्य नहीं रहा, मेरे बच्चे रहे हैं। और मैं मातृत्व को बहुत महत्व देती हूँ। तो ये अगर मुझे फेमिनिस्ट कहें कि ये गलत है तो मैं कहूंगी तो तुम सोचते हो, मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरे लिए मातृत्व बहुत ही बड़ी शक्ति है। वो ऐसा बंधन है जो हम अपनी एक ही मर्जी बात से मैं स्वीकार पूछना करें। चाहती हूँ, क्योंकि ये फेमिनिस्ट वाले कहते हैं जो मातृत्व जो है वो स्त्री को पीछे घसीटती है, तो इसलिए मैंने आपके मुंह से वो सुनना चाहा था। क्योंकि मातृत्व, क्योंकि हर एक की दृष्टि अलग है या नजरिया अलग है, तो इसलिए शायद मातृत्व पीछे नहीं धकेलता आपको, क्योंकि हाँ जी। एक अकेला पुरुष के लिए भी, पुरुष में भी पोषक शक्ति होती है। पुरुष भी पोषण करना चाहता है, हाँ जी। क्योंकि वो अकेला निष्कलुष प्रेम आप सिर्फ बच्चे से करते हैं, हाँ। और उससे आप वापस प्रेम नहीं मांगते। ठीक। वो एक ऐसा अनुभव है जो हर हर इंसान को होना चाहिए, सिर्फ स्त्री को नहीं, पुरुष को भी। और जिस दिन पुरुष ये समझ जाएगा कि मातृत्व उसके भीतर भी है, सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए। हाँ जी। क्योंकि प्रकृति का, हम कह सकते हैं प्रकृति के सभी प्राणियों में एक अनमोल रिश्ता है ये हाँ, मातृत्व की जो भावना जो है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये साहित्य से अलग आप कॉलमिस्ट भी थे, कटाक्ष एक आपका कॉलम है, तो वो तो खत्म हो गया, 7 साल मैंने लिखा, तो उस 7 पर साल तक लिखा था। उसमें से 2 पुस्तकें बनी हैं, एक कर लेंगे सब हजम, एक खेद नहीं है। वो दोनों ये पुस्तकें अलग कटाक्ष। अलग रचना प्रक्रिया है ना, ये जो साहित्यिक रचना, उपन्यास की रचना, ये कॉलमिस्ट बिल्कुल अलग हाँ, जो वो रचना अलग ही प्रक्रिया है। हालांकि ये जरूर है कि मेरी कथानक में भी बहुत व्यंग रहता है, कटाक्ष रहता है। और जब मैंने कटाक्ष लिखना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कथ्य रहता है, ये वैसा व्यंग नहीं है जैसे खालिस व्यंग होता है। तो मैंने यही कहा कि व्यंग में भी कथानक तो रहता ही है, वो कथ्य तो रहते ही है। आप सिर्फ भाषा की कलाबाजी तो नहीं करते ना, आप किसी चीज पर व्यंग, मैंने सर्वोच्च न्यायालय पर भी व्यंग किया है। मैंने जब लिखा तो मैंने इराक पर भी लिखा, जब वहां जो कुछ हुआ उस पर, और उन पर बहुत गंभीरता से लिखते हुए भी उसमें विद्रूप था, उसमें एक व्यंग था।
तो कटाक्ष इस वजह से, मेरा जो कटाक्ष का कॉलम था वो बफेलो यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में वो पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे थे अमेरिका में, क्योंकि वो कह रहे थे कि उसमें हमको सब सामयिक घटनाओं के बारे में भी पता चलता है, करंट अफेयर्स, और भाषा भी है और साहित्य के बारे में भी पता चलता है, तो हम वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से कटाक्ष की प्रक्रिया तो बिल्कुल भिन्न है रचना प्रक्रिया। जैसे ही कुछ अनुभव होता है आप उसको तुरंत ही लिखते हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं, वो पकता नहीं है ज्यादा दिनों तक, वो मैगी नूडल्स की तरह है, 2 मिनट में पक जाता है। फास्ट फूड है वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उसमें ज्यादा है, क्योंकि हमेशा हमारी आंखें खुली रखनी पड़ती है। ये जो कॉलमिस्ट की जो जिम्मेदारी जो है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसको पढ़कर, एक तो मेरे ऐसे कॉलम थे जिनको पढ़कर लोगों ने बहुत गालियां दी, मुझे मारने की भी धमकी दी, क्योंकि वही हो जाता है ना हमारे यहाँ के धर्म पर बोल दिया, ये हो गया वो हो गया। तो उस तरह से तो है, एक जिम्मेदारी है कि आप ऐसी चीज कुछ ना लिखें जिससे उन्माद हो या जिससे कोई दंगा हो जाए, कोई फसाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए एक प्रश्न इसमें आ गया है मनीष रंजन की तरफ से। बड़ा रचनाकार समय को जीकर ईमानदारी और सतर्कता के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, ऐसे में नाटक से ज्यादा कहानी या उपन्यास क्यों लिखे जा रहे हैं? नाटक एक उसमें एक खास किस्म की कला चाहिए नाटक लिखने में, जो मतलब वो सिर्फ लेखन तक सीमित नहीं होता ना, उसमें मंचन होना होता है उसका। तो मंचन की जो कला है वो भी आनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी हो रही है कि आजकल ज्यादा फिल्में देख रहे हैं लोग। नाटक इसलिए मंचित नहीं हो पाते कि उसमें जो पैसा लगता है वो आप कमा नहीं पाते, और सिर्फ जो भी नाटक करते हैं वो कुछ उससे प्राप्त नहीं होता। उसमें आप सिर्फ अपने ही एक साधना है उसके लिए कर रहे होते हैं नाटक। तो जो नाटक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, खासकर हिंदी में, नहीं तो मराठी में तो नाटक प्रोफेशनल नाटक होता है, पेशेवर नाटक होता है, और वो कमाई का साधन भी होता है, बांग्ला में भी है, मगर हिंदी में ऐसा नहीं हो पाया। मैं समझती हूँ एक कारण ये भी है कि हिंदी में जो फिल्में बनती हैं वो पूरे देश में देखी जाती है, तो इसलिए फिल्मों की तरफ ज्यादा रुझान हो गया है आजकल। और उपन्यास, जैसा मैंने कहा, लिखने में तो कुछ लागत नहीं है, आप घर में बैठकर कागज या कंप्यूटर पे लिखें या कागज पर लिखें, आप अकेले में लिखते हैं तो और लोगों की जरूरत नहीं होती। नाटक में बहुत से लोगों की जरूरत होती है, एकल साधना नहीं है वो। और सीमिता राजक ने पूछा है, उपन्यासकार के तौर पर उपन्यास लिखते समय आप औपन्यासिक फॉर्म के विषय में क्या सोचते हैं? मैं समझती हूँ कि शिल्प भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कथ्य। हमारे यहाँ एक तरह से नारा है कि वो शिल्प बेकार है, वो आप रूपवादी लेखक हैं, ये वो। मगर बड़े से बड़ा लेखक बैठा रहता है हाथ पर हाथ धरे जब तक शिल्प नहीं सूझता। बिना शिल्प के आप चुटकुला सुना सकते हैं, आप कोई घटना जैसी घटी थी वैसे के वैसे दोहरा कर बतला सकते हैं, मगर बिना शिल्प के आप कहानी या उपन्यास नहीं लिख सकते। शिल्प बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि शिल्प उतना ही जरूरी है, भाषा उतनी ही जरूरी है जितना कथ्य। मगर जहां कथ्य नहीं हो, मात्र शिल्प हो, वो खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, बेकार है वो। रिंगू वाधर का एक प्रश्न है, मैम, चितकोब्रा उपन्यास के रिचार्ड और मनु के पात्र की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये पात्र उपन्यास पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कहीं आसपास के ही पात्र हैं। रिचर्ड तो आसपास का पात्र नहीं हो सकता क्योंकि वो स्कॉटलैंड से आया हुआ है। मगर ये है कि एक आदमी जो एक विदेशी है
वो बिल्कुल रच बस जाता है भारत में। वो यहाँ पर, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के बारे में हमसे शायद हमसे ज्यादा जानता है। मतलब वो जैसे गांधी के बारे में बात करता है या हिंदुस्तान की बात करता है, तो इसलिए वो हमें कहीं अपने पास का लगता है। और बहुत सारे लोगों, प्रेरणा एक इंसान से नहीं मिलती, कई लोगों से मिलकर एक पात्र बनता है। आपके जो उपन्यास चितकोबरा पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे यहाँ कमला दास है, जो माई स्टोरी की लेखिका, हम कहते हैं बोल्ड नॉवेलिस्ट है, तो काफी उनकी आपकी शैली और आपके पात्रों का गठन जो है उनकी तरफ से, जैसे कि कृष्णा सोती के उपन्यासों को पढ़कर भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि ये जो बोल्ड पात्रों को बहुत ही कम लेखिकाओं ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संघर्ष करने वाली औरतों का चित्रण तो हुआ है, लेकिन जो बोल्ड नायिका जो है आपकी रचनाओं की भी विशेषता है। और एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है। 1 मिनट में जरा सा हीटर तेज कर लूं, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। हाँ जी। आपके यहाँ तो गर्मी है, यहाँ बहुत ठंड है। अभी तो मिला जुला क्लाइमेट है। हाँ नहीं, यहाँ तो बहुत सर्दी होती है, उसके बाद गर्मी भी है, तो ऐसी। जो इंदु पद्मनाभन का प्रश्न है कि स्त्री नाटककारों की संख्या बहुत कम है, तो इसके लिए कोई योग्यता है क्या? नहीं, वही बात है ना कि जैसे मैं अपने नाटक के बारे में बताऊं, एक और अजनबी, उसके मंचन में इतनी परेशानी आई उस समय जब मैंने लिखा था, 1975 में वो पहली बार मंचित हुआ, कि लड़कियां उस समय शाम को रुकती नहीं थी। उसमें जो स्त्रियां थी, जो पात्र थी, वो मिलती नहीं थी। तो वही जब आप लिखते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें आपको एक उसको मंचन कराने के लिए आपको लोगों से मिलना होगा, आपको एक कंपनी चाहिए, एक नाट्य कंपनी चाहिए जो उसको मंचित करेगी, तो मिलना जुलना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो नाटक कम लिखती है। ये एक सामाजिक, मैं सब सोचती हूँ कि समस्या है। आजकल तो फिर भी लड़कियां सब बाहर निकलने लगी हैं और रात को वो बहुत देर तक भी बाहर रहती हैं, मगर फिर भी ये कम होता है कि वो रात के 12 बजे तक रहें और रिहर्सल करें, ऐसा नहीं होता। और लिखने में भी, जैसे मुझे तो खासकर, मैं बहुत ही एकाकी किस्म की हूँ, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि 5 लोगों से बैठ के उसके बारे में बात करें, उनको समझाते रहें, फिर पात्रों को, मतलब उनको, अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को ढूंढें, ये सब करना बड़ा मुश्किल लगता था मुझे। जादू का कालीन मैंने लिखा तो वो लिखा था, श्री राम सेंटर ने एक प्रोजेक्ट किया था, तो लिख के उनको दे दिया, आप जो मर्जी आए वो करें। मगर वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग नाटक लिखते रहते हैं उनका फिर वो बन जाता है, एक संपर्क बन जाता है, एक नाटक मंडली से संपर्क हो जाता है, और फिर वो उनके नाटक करते रहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि स्त्रियों के जो नाटक होते हैं लिखे हुए, जो डायरेक्टर होता है, निर्देशक, अगर वो महिला होती है तो वो पुरुषों के लिखे हुए नाटक ज्यादा करना चाहती है, पता नहीं क्यों। कोई कोई होता है, फिर वो क्या होता है कि जब वो लेखिक किसी स्त्री का नाटक करते हैं तो उसपे अपना फेमिनिज्म जरूर थोप देता है। जैसे मेरे उसके हिस्से की धूप पर जब सीरियल बना, तो उसका अंत उन्होंने बस, और बाकी तो सब अच्छा सीरियल बना है, मगर अंत बदल दिया, क्योंकि उनकी जो समझ है फेमिनिज्म की वो एक खास तरह की है। ये बड़ी एक समस्या आती है कि वो स्त्री के बारे में सब लोग जानते हैं, सबको अधिकार है उस पर बोलने का। तो उसकी वजह से बहुत बार ये लगता है कि हम उपन्यास लिखेंगे तो 10 साल बाद भी उसको लोग पढ़ के समझ, जैसे चितकोबरा तब समझ में नहीं आया 40 साल पहले, उसके हिस्से की धूप वो अब जाके प्रासंगिक हुआ है 50 साल बाद। तो इस तरह की चीजें जो है फिर नाटक में मुश्किल होती है।
नाटक में उसी समय वो अगर कुछ दिनों तक मंचित नहीं होता तो फिर वो नाटक खाली एक पुस्तक रूप में पड़ा रहता है, तो उसकी उतनी उसका प्रभाव नहीं रहता, उसके आपको पाठक भी नहीं मिलेंगे, नहीं होगा मंचित जब तक ना हो उसका, या तो फिल्म बन जाए उस पर या वो मंचित हो। मेरे ख्याल से बहुत अनिता तो समय हो गया, आप खत्म करना चाहिए। हाँ, अभी 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 खत्म होने वाला है, लेकिन ये जो अंत में काफी प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो ये अनिता गोयल का एक प्रश्न भी पूछकर मैं ये समाप्त करना चाहूंगी। उन्होंने पूछा है कि वर्तमान रचना धर्मिता, कथा साहित्य की रचना धर्मिता के विषय में, बाकी सारे प्रश्न मुझे लग रहा है कि इसके उत्तर के अंदर अंदर आ जाएगा। वर्तमान काल में जो रचना धर्मिता पर आपका क्या विचार है कथा साहित्य? वर्तमान काल में क्यों, रचना आजकल धर्मिता तो हर काल में वैसे ही रहती है। हाँ जी। रचना धर्मिता काल लेकिन आजकल जो खुले लिखते हैं उसमें भी भाई का माहौल तो आज हमारे चारों ओर है। हाँ, जो तो हमारे असल में बात का यह है कि स्वतंत्रता नष्ट हो आजकल रही जो है। रचना करना उसमें हाँ एक डर पैदा हो गया है कि हमारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर इतने अंकुश लग रहे हैं कि हाँ बहुत से लोग, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो आप डर जाते हैं, बहुत से लोग डर जाते हैं और नहीं लिख पाते। मगर जो सचमुच रचना करता है तो फिर भी लिखता रहता है। मगर ये बात जरूर होती है कि शायद उतना एकदम साफ साफ ना लिखकर आप उसको प्रतीकों में लिखते हैं। आप उसको इसलिए प्रतीकों में लिखते हैं कि भाई ये मोटी अकल वाले लोगों को समझ में ना आए, और फिर वो आपको अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर हाँ जी, आपका लिखा गाजर हुआ में कहाँ सागर से भरना जाया है जैसे कि जाएगा। तो आपको रास्ते ढूंढने पड़ते हैं जिससे आप साफ साफ ना कहकर प्रतीक के माध्यम से कहें, उसको ऐसे कहें कि लोग बाग ये जो मतलब कम से कम सरकार की समझ में ना आए। हाँ, क्योंकि ऐसे ही माहौल है, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि जो भी खुले बोल रहे हैं उन सबको चुप करा दिया जाता है ऐसे माहौल में। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ज्यादा दिन अब नहीं रहेगा। शायद हम ही लोगों ने गलती की ना, हमने चुनाव में तो हमने ही वोट दिया ना। हाँ जी। यही तो प्रॉब्लम है। तो लेकिन हम किसी और को दोष कैसे दें? हमारे पास एक अधिकार था, उसका हमने दुरुपयोग किया। अधिकार का ठीक, हाँ ठीक इस्तेमाल नहीं किया, ये तो वजह है हमारे, तो उसका या अगर प्रजातंत्र में कहीं कोई खोट आ गया है। अब देखते हैं क्या होता है भविष्य में। अब इस नाटक में क्या होता है हम अगली कड़ी में। लेकिन आपने जो कहा वो एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, हमारी भी उम्मीद वृद्धि हुई है कैथारसिस होने की, क्योंकि हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, रोएंगे तो जरूर लेकिन कुछ लेके जाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। और आपकी नायाब औरतें वो जो रचना जो है उसकी भी प्रतीक्षा हम करेंगे, और उसके साथ साथ हम ये जो व्याख्यान माला यहीं पर समाप्त, या व्याख्यान यहीं समाप्त करेंगे। बहुत जितना भी धन्यवाद करें वो पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अलग तरीके से अपनी रचनाओं पर और रचना धर्मिता पर जो विचार प्रस्तुत किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपके छात्रों को मेरा आशीर्वाद, और वो बहुत अच्छा करें, अपने पीएचडी में बहुत अच्छा करें, शोध में अच्छा करें, पढ़ाई में अच्छा करें, जीवन में अच्छा करें, और लड़ते रहें। हाँ, लड़ते युवा रहें। ही लड़ेंगे ना, हमारी तो उम्र हो गई फिर भी हम लड़ने को तैयार है, मगर युवा लड़ेंगे तब हम उनके पीछे पीछे आएंगे। अब उल्टा हो गया है, हम आगे नहीं हम पीछे हैं। हाँ, क्योंकि ये इसलिए मैंने कहा आपका नाम ही हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि अभी तो ये वक्तव्य तो उसका सबूत है। अब जो हमारी एक और औपचारिकता है कि औपचारिकतावश आपका धन्यवाद अदा करना है, तो इसलिए मैं इसकी संयोजिका शबाना जी को बुलाना चाहूँ। सबको मेरा नमस्कार। हमारे हिंदी विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के 24वां व्याख्यान यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं।
आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि मृदुला गर्ग जी जैसे मशहूर लेखिका को सुनने का मौका मिला है। मैं अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे एक व्याख्यान माला में सहयोग देने वाले हमारे कॉलेज के प्राचार्य महोदय रविंद्र कृष्णन जी के प्रति भी मैं आभारी हूँ, और साथ ही साथ हमारी विभागाध्यक्षा डॉक्टर बिंदु प्रसाद जी के प्रति भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और इसका जो सुचारू ढंग से संचालन करने वाली हमारे विभाग की ही प्राध्यापिका सुमा जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इसमें जो है आपका परिचय देने वाली हमारे विभाग की 14 सेमेस्टर में पीजी पढ़ने वाली हरिता के प्रति भी मैं आभारी हूँ, और हमारे इस दौर को आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाले बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अध्यापक बंधुओं के प्रति भी मैं आभारी हूँ, और बहुत सारे शोध छात्र छात्राएं इसमें मौजूद हैं, उन्हें भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज हमारे साथ प्रोफेसर प्रमोद कोवरप्रत जी भी शामिल हैं, और बहुत सारे हमारे बंधु मित्र भी उसमें आ चुके हैं, इस व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ, और 2 हफ्ते बाद हम फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी।